गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। पेज 212। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स हैं जिसमें कि कोई फॉरेन जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स हैं इनका क्या उपयोग किया जा सकता है? जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, देखो। Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic are mice। तो इससे हमें इंसानों को कौन कौन सी एप्लीकेशंस या लाभ हो सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिए है। सबसे पहले है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट कैसे होती है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके अलग अलग जीन्स की साइलेंसिंग कर देते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो जीन साइलेंस हुई उसका उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट या फिजियोलॉजी में क्या रोल था, क्योंकि जैसे वो जीन इंटरप्ट होगी वैसे वो फंक्शन बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इन्होंने क्या दिया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली स्टडी टू हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। इसके बाद स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने क्या बताई कि अगर जो जीन हम इंटरप्ट कर देते हैं उसकी फंक्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उस तरह से हम उसकी फंक्शन पता लगा सकते हैं कि नॉर्मली वो क्या फंक्शन कर रही थी। इसके बाद आती है बात स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि कोई बीमारी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी अपने होस्ट के अंदर जाकर किस तरह से मल्टीप्लाई करती है, कैसे टिश्यू को अफेक्ट करती है और कैसे उस टिश्यू को डैमेज करती है। इसका पता हम कैसे लगाते हैं? इसका पता ऐसे लगाते हैं कि जैसे जो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जैसे जैसे उसके अंदर डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है तो अलग अलग जीन्स का उसमें क्या रोल है या जीन प्रोडक्ट्स का उसमें क्या रोल है उस डिजीज के आगे फैलने में। ठीक है, जब डिजीज के ऑर्गेनिज्म्स यानी कि पैथोजेंस मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन कौन से जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हम उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं ताकि वो पैथोजन अंदर जाकर मल्टीप्लाई ना होने पाए। देखो इन्होंने लिखा है दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स कैन बी डन। और डिजीज के नाम भी दिए कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। क्योंकि इंसानों में एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, जानवरों में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर ये देखते हैं कि कौन कौन से जीन्स के जीन प्रोडक्ट्स का रोल होता है डिजीज की मल्टीप्लिकेशन में और कौन कौन से जीन प्रोडक्ट्स को रोक के उस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। इसके बाद आती है बात बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नॉर्मली नहीं बनते, लेकिन अगर हमने कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दी तो उसकी बॉडी में बनने लगते हैं। इसके एग्जांपल देखो क्या है। इसका एग्जांपल दिया है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसको हमने एक काऊ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि इसको जो जीन थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको हमने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच कैन बी कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा। तो ये जो प्रोटीन था ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा था? एम्फीसीमा के। और अगर तुम्हें याद हो तो एम्फीसीमा वो डिजीज होता है जिसमें कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और स्मोकिंग की वजह से। तो इस प्रोटीन को अगर हम बना लें आर्टिफिशियली किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर
तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। एक और एग्जांपल दिया है, सिमिलर अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर रोजी नाम की काऊ का एग्जांपल दिया है। ये जो रोजी वाला एग्जांपल है एग्जाम में आ जाता है। रोजी काऊ के अंदर एक ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाया गया है ना। उस प्रोटीन का नाम क्या था? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको करता है टारगेट? ये एंटीसीमा को टारगेट करता है, एंटीसीमा को ट्रीट करता है। और अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन क्या है? ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम काऊ के मिल्क में अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो उस काऊ का मिल्क जो बच्चा पिएगा उसको वही प्रोटीन मिलेगा जो कि उसको मदर्स मिल्क से मिलता है। ये उसका फायदा है ना। और कितना मिल रहा है देखो, 2.4 ग्राम्स पर लीटर, यानी कि काफी हाई उसका अमाउंट प्रोटीन का उस बच्चे को मिल रहा है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, जीन्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन और अल्फा एंटीट्रिप्सिन। इसके बाद आती है बात वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी आज के ज़माने में बात करना और भी ज़्यादा सही है, क्योंकि अब किसकी बात चल रही है? कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। एडवांस स्टेज में है, कहीं सेकंड स्टेज में, कोई थर्ड स्टेज में। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं कि वो वैक्सीन सेफ है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वैक्सीन को लगाने से वो डिजीज़ रिवर्ट होके आ रहा है, यानी कि इम्यूनिटी डेवलप होने की बजाय वो डिजीज़ ही हो जा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम एटेनुएटेड वैक्सीन लगाते हैं, यानी वीकेंड वैक्सीन, तो वो जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर जाकर अपनी पैथोजेनिसिटी यानी विरुलेंस दोबारा से गेन कर लेता है, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी दोबारा से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये वैक्सीन सेफ्टी है कि पहले उसका ट्रायल किस पे किया जाता है? उसका ट्रायल किया जाता है एनिमल्स पर, वो भी ट्रांसजेनिक वाले। इसके बाद आती है बात केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में आता है कि ऐसे केमिकल्स जिनको कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, उन केमिकल्स की भी पहले सेफ्टी किस पे टेस्ट की जाती है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। जैसे कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, सरफेस क्लीनर्स, है ना। तो वो अगर ह्यूमन बींग्स के टच में आए तो उनको नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि पहले उनकी जांच किस पे की जाए? जानवरों पर की जाए। इसके बाद आती है बात एथिकल इश्यूज। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ये जो एप्लीकेशंस हैं, 5 ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 5 एप्लीकेशंस कौन सी होती है। अब आती है बात एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? अब देखो, एथिकल इश्यूज का मतलब ये है, एथिक शब्द का मतलब क्या होता है? एथिक का मतलब होता है नैतिक। और ठीक है, इसीलिए कई बार हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है एक्सपेरिमेंट करते हुए कि क्या ये चीज़ अनैतिक या अमानवीय तो नहीं है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ एथिकल इश्यूज में आती है। तो एथिकल इश्यूज का ध्यान रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ये कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसाइड करती है कि जो दुनिया भर में ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्या वो एथिक्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या वो किसी मानवीय दृष्टिकोण या फिर नैतिकता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? अब देखो किस किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स।
इन चीज़ों में समस्या कब आती है, यानी कि एथिक्स में समस्या कब आएगी। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब चिकन खाते हैं तो चिकन लेग खाते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम ट्रांसजेनिक तरीके से ऐसे मुर्गे बनाने शुरू कर दें जिनकी 2 से ज़्यादा टांगे हों, तो क्या होगा, तो वो उस जानवर के साथ अन्याय होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए उसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है। या ह्यूमन क्लोनिंग करने शुरू कर दें वैज्ञानिक, तो वो भी गलत होगा, है ना, वो भी समाज के साथ छेड़छाड़ होगी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का भी क्या करा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी की आड़ में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना हो। मॉडिफिकेशन, इसके बाद अब देखो इन्होंने एक और बात उठाई है जिसका नाम है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कानूनी अधिकार है जिसके तहत किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी वस्तु या वस्तु से जुड़े हुए जो प्रोसेस है ना, या उससे जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी है, उसको सिर्फ अपने ही पास रख सकता है। दूसरों के साथ शेयर वो तभी कर सकता है जब वो उसके लिए अमाउंट चुका दें। तो ये वाली बात अब क्या हो रही है कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, गरीब जो देश हैं या विकासशील देश हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी या उनका जो पुराना ज्ञान है उसका पेटेंट खुद करा लेती हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनका वो ओरिजिनल ज्ञान था वो चीज़ प्राप्त करने में दिक्कतें आती है ना, महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि वो भारत से कॉटन खरीदते थे, उस कॉटन से महंगे कपड़े बनाते थे और उनको महंगे कपड़ों को फिर इंडिया में ही बेचते थे, है ना। फिर उसी के लिए गांधी जी ने क्या चलाया था कि स्वदेशी और खादी आंदोलन। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये उन्होंने क्या बताया कि देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर अगेंस्ट कंपनीज दैट आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर products and technology that make use of the genetic material, plants and biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or category। ठीक है, अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया वो है राइस। राइस यानी कि चावल। भारत में चावल की खेती लगभग 1000 BC से होती आ रही है, ठीक है। और उसके बाद के इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं जिसमें हमें यह बताया जाता है कि अलग अलग किस्में भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से उगाई जाती है। अब एक एग्जांपल है कि भारत में चावल की 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी उगाई जाती है, ठीक है। और बासमती राइस की 27 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज इंडिया में हैं, जिनमें से हर एक का अलग एरोमा और फ्लेवर है, ठीक है। कुछ वाइल्ड है, कुछ कल्टीवेटेड है। लेकिन अब हम विदेशी कंपनी ने क्या किया, एक US पेटेंट कंपनी थी जिसने, अमेरिकन कंपनी जिसने कि बासमती राइस का पेटेंट अपने नाम से कराने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सरकार ने और यहाँ के जो किसान थे उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो पेटेंट उस कंपनी से वापस ले लिया गया। तो इस तरह के जो अधिकार होते हैं उनको कहते हैं IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, किसी देश या समाज का ऐसा ज्ञान जो कि उसकी अपनी संपत्ति है ना, वो कोई और छीन नहीं सकता। जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, नीम यानी कि नीम का पेड़, इनके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, अक्सर कोशिश करते हैं कि इनके जो गुण हैं उनको क्या करा लिया जाए, पेटेंट करा लिया जाए, ताकि फिर ये जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है वो हमारे देश की कंपनी ना करके फिर वो विदेशी कंपनियां किया करेंगी। जैसे एक तुमने सुना होगा विको टर्मरिक क्रीम आती है, तो उसमें टर्मरिक का उपयोग होता है। इसी तरह से नीम के उपयोग वाली बहुत से साबुन और तेल या दूसरी चीजें भारत में बनती हैं, ठीक है। अब आती है बात बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, तो पेटेंट कंपनियां, पेटेंट और देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ध्यान रखती हैं चीज़ों का, लेकिन और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति पेटेंट ना पाले जो कि उसका अधिकारी नहीं है।
बायो पायरेसी का मतलब क्या है? पायरेसी का मतलब तो चोरी होता है, और बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग टिश्यूज या लिविंग सिस्टम्स। बायोलॉजी से संबंधित जो ज्ञान है, जीवों से संबंधित, उस ज्ञान की चोरी करना बायो पायरेसी कहलाता है। जैसे उसको चोरी कौन करेगा? उसको करेगी मल्टीनेशनल कंपनीज। कहाँ से? कंट्रीज और पीपल से, बिना उनको उचित मुआवजा दिए। उसको कहते हैं बायो पायरेसी, है ना। बिना उचित मुआवजा दिए उनके ज्ञान की चोरी कर लेना बायो पायरेसी कहलाएगा। तो चोरी करने वाले देश या कंपनी कौन से होते हैं? जो फाइनेंशियली रिच होते हैं, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास होती है कम, है ना। जैसे कि तुमने मूवीज में देखा होगा कि किसी अमीर देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो किसी गरीब देश में जाते हैं, वहाँ के लोगों को बहला फुसला के उनका जो प्राचीन ज्ञान होता है ना, पारंपरिक ज्ञान, उसको प्राप्त कर लेते हैं और उसको फिर अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं बिना उनको उचित मुआवजा दिए। इसको कहते हैं बायो पायरेसी। इसके बाद अब ये जो विकसित देश हैं जैसे कि जापान या यूरोपियन कंट्रीज, ये बायोडाइवर्सिटी में इतने रिच नहीं है, जबकि जो अविकसित देश हैं जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज, है ना, एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज, ये डाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच हैं। तो इनको ये क्या करते हैं? इनको अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं ताकि मॉडर्न एप्लीकेशंस को यूज किया जाए, में इस ज्ञान का यूज किया जाए, टाइम, एफर्ट और एक्सपेंडिचर उनका बच जाए, इसके लिए उपयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में क्या बढ़ रहा है? इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। देखो लिखा है, देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपेंसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो उसकी वजह से अब धीरे धीरे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि उनको उचित मुआवजा मिले, या फिर कंपनी बिना उचित मुआवजा दिए अपने नाम पे पेटेंट या फिर चोरी ना करने पाए। देखो इंडिया का भी लिखा है, इंडियन पेटेंट्स बिल रिसेंटली बना है इंडियन पार्लियामेंट में, जो क्या करता है? इमरजेंसी प्रोविजंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव देता है। वो क्या कहता है कि भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है वो भारत के लोगों के पास ही रहेगा और उसकी विदेशी कंपनीज पेटेंट नहीं करा पाएंगी। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक तो ये राइस वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बायो पायरेसी इंपॉर्टेंट है, और GEAC ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि किसको मान्यता देती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि GM को मान्यता देती है। GM क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs। तो उस तरह के रिजल्ट को, या जैसे सपोज करो किसी वैज्ञानिक ने अपनी लैब में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, तो उस ऑर्गेनिज्म को या उस टेक्निक को मान्यता कौन देगी? ये GEAC देगी। उसके बाद वो इसको लार्ज स्केल पर बना सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कल।